नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और ये नोट्स जो है दोस्तों, ड्रेसर, एएनएम, डीएमएलटी और जीएनएम प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, ठीक है ना। क्योंकि जीएनएम में भी प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ना पड़ता है, एएनएम में भी पढ़ना पड़ता है, ड्रेसर में भी पढ़ना पड़ता है, डीएमएलटी में भी पढ़ना पड़ता है और बीएससी नर्सिंग में भी पढ़ना पड़ता है प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, ठीक है ना, प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं। और यहाँ से पिछले 5 सालों में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर है दोस्तों। और मैंने पूरा ये नोट्स कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। पहले इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, कि एमसीक्यू में कितने कैसे कैसे प्रश्न बने हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ज़रूर ये कीजिएगा, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। इसे स्पेशल प्रिपेयर करने में ही मुझे 2 घंटे समय लगे हैं, ठीक है ना। क्योंकि नोट्स तैयार करने में सिलेक्ट कर कर दोस्तों लिखना, टाइप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। मतलब हर वो चीज़ है, कहाँ से आयोग प्रश्न पूछेगा, कहीं से भी पूछेगा, आप बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो पूरा आप लोग कीजिएगा इसे, ठीक है। हालांकि मैं ये पीडीएफ भी आप लोग को दे दूंगा, ये चार्जेबल रहेगा, ठीक है, चार्जेबल रहेगा। पहले मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, तब ये पीडीएफ मैं बता दूंगा कैसे कैसे आप बाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। हालांकि पहले इसको समझ लीजिए, समझ लेंगे उसके बाद आप पीडीएफ को प्रिंट कराकर अपने सामने रख कर आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगा और टेस्ट मतलब समझ लीजिए कि जो भी टेस्ट होंगे वो 200 से 300 एमसीक्यू होंगे प्रत्येक चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके एक चैप्टर के कम से कम 200 से 300 एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे प्रश्न, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा है, कंप्लीट है, ठीक है, कम से कम 7-8 पेज होगा। तो इसे आज हम इस वीडियो में हम लोग करेंगे और आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये नोट्स आप ही लोगों के लिए है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सिर्फ सुनना है ध्यान से, माइंड को कंसंट्रेट कर कर, ठीक है। क्योंकि पूरा कई चीज़ है जो कॉन्सेप्चुअल है जिसे आपको समझना पड़ेगा, और कई ऐसे चीज़ है जो फैक्चुअल है जिसे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बार बार उसको रिवीजन करना, बार बार देखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हालांकि ये कॉन्सेप्चुअल है। चलिए देखिए, पहला चैप्टर है दोस्तों, ये है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, और ये सभी जो मैंने हालांकि अभी बता दिया कि कौन किस किस में काम आने वाला है, ठीक है। तो ये पिछले 5 सालों के तथ्य हैं। अब चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर दोस्तों रोग क्या होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, किसी रोग से पीड़ित हो गया, तो रोग आखिर वास्तव में होता क्या है रोग, ठीक है। तो देखिए, रोग किसे कहते हैं, शरीर अथवा उसके किसी अंग की ऐसी स्थिति जिसमें इसके सामान्य कार्य बाधित या अव्यवस्थित हो जाते हैं, यानी सुचारू रूप से वो काम नहीं करते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, बाधित होने लगता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोग। ये हमारा शरीर क्या है, बीमार है। इस डायबिटीज हो गया, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है ना, इस तरह रोग होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। अब देखिए, रोग को इंग्लिश में डिजीज बोलते हैं दोस्तों, और एक सिक भी बोलते हैं, सिक अंग्रेजी में, ठीक ना। और रोग मुख्यतः देखिए, रोग तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः यानी मेन जो होता है, मेन मुख्यतः वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग जो होते हैं आपके, ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, पहला जो रोग है यानी रोगाणु जनित रोग, ठीक है। तो रोगाणु जनित जो रोग होता है, ये क्या होता है वास्तव में। तो देखिए, वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होता है, यानी सूक्ष्म जीव होता है, बहुत नगण्य, जिसे नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोगाणु जनित रोग। जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लिप्रोसी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, रोगाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोग, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका कि दूसरे नंबर में है
शरीर क्रिया विज्ञान संबंधित रोग, साइकोलॉजिकल डिजीज तो होते हैं, शारीरिक विज्ञान से संबंधित होने वाले जो रोग हैं वो क्या होते हैं? तो शारीरिक क्रिया में बाधा आ जाने के कारण उत्पन्न रोग, जैसे किडनी हो गया आपका, ठीक है, अगर ये समान ढंग से ना कार्य करे तो आप बोलेंगे ना कि भाई ये शरीर का अंग है, काम नहीं कर रहा है। उसी तरह समझ लीजिए कि रक्त में आपका यूरिया, ठीक है, उसके बाद यूरिक है, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। ये जब बढ़ जाएंगे ना तो समझ लीजिए रीनल फेलियर क्या हो जाएगा, उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक। तो जैसे अब देखिए किडनी के बात यहाँ पर आ गई, तो किडनी जो है दोस्तों, अगर ये काम नहीं करता है तो इसको डायलिसिस करना पड़ता है, सभी को मालूम है, ठीक। अब देखिए इसमें जो थर्ड पॉइंट है, अभाव जनित रोग जो होता है, अभाव जनित रोग यानी शरीर में जो पोषक तत्व होता है अगर वो समय पे ना मिले, कमी होने लगेगा तो बहुत तरह की बीमारी होने लगेगा। जैसे विटामिन ए हो गया, अगर आप जैसे हरे साग सब्जी नहीं खाते हैं, ठीक है ना, जो पौष्टिक आहार जिससे विटामिन ए की मात्रा को पूर्ति किया जाता है, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप विटामिन ए से होने वाले रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, उसके बाद देखिए दोस्तों अनुवांशिक रोग जो होता है, ठीक है ना, अनुवांशिक रोग, तो अनुवांशिक रोग जो होते हैं ये एक तरह से नाम सुनने से ही मालूम चलता है, अनुवांशिक यानी पैतृक बीमारी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरित होते रहता है, ठीक है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक, हेमोफीलिया हो गया, ये सब क्या है, अनुवांशिक रोग है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है, कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है, अनुवांशिक रोग है, ठीक। तो याद रखेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद बात करें इपिडम क्या है, इपिडमायोलॉजिकल टाइड थ्योरी, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, इसके अनुसार देखिए प्रत्येक बीमारी के, देखिए मेडिकल का जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, अगर मुझसे उच्चारण में थोड़ा इधर उधर हो तो आप उसे सुधार कर सकते हैं, नहीं तो मैं फिर उसे सुधार कर दूंगा, ठीक। देखिए तो प्रत्येक बीमारी के होने में जो मुख्य रूप से जो कारक होते हैं वो देखिए 3 कारक होते हैं, 3 प्रकार के मेनली क्या होते हैं, मुख्य कारक होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इपिडमायोलॉजिकल टाइड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इसके कारक कौन कौन से हैं, देखिए एजेंट हो गए और ये पर्यावरण हो गया, मेजबान, ठीक, मेजबान मतलब होस्ट, पर्यावरण इन्वायरमेंट को बोलते हैं, और एजेंट होता है, ठीक है। एक एजेंट दलाल होता है वो नहीं, ठीक है, मेडिकल फील्ड, ये मेडिकल वर्ड का टर्म है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे कुछ इसका एनालिसिस दिया हुआ है कि अधिकांश संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं इसके दौरान कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं। कैसे, कुछ सिचुएशन होता है, कुछ स्टेजेज होते हैं जो कि क्रमिक रूप से घटित होती है, और इन अवस्थाओं को एकत्रित रूप से रोग चक्र, जब ये सर्किल में होने लगता है कि बार बार, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोग चक्र, ठीक है, यानी डिजीज साइकिल। ये भी 6 अवस्थाओं में पाई जाती है जो आपके नीचे मिलेंगे। कौन कौन है देख देते हैं, देखिए मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। देखिए तो पहला जो है उद्भवन की अवधि, ठीक है, क्या है, उद्भवन की अवधि है। दूसरा है पूर्व लक्षण अवधि, तीसरा है फेस्टिजियम, और चौथा है डेफरवेसेंस, ठीक है, डेफरवेसेंस। और उसके बाद है ये कन्वेलसेंस, ठीक है, कन्वेलसेंस है। और उसके बाद है छठे नंबर में डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन है। तो ये सब क्या है, ये मेन 6 मुख्य कारक हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछ देगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो बोलेगा कि डिजीज साइकिल के कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ये आप जब याद रखेंगे कि जो डिजीज साइकिल होता है, ठीक है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसकी 6 अवस्थाएं होती है, ऑप्शन दे देगा तो आप आसानी से टिक मार सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये चूँकि ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना, और ये पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर का दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य हैं
जब ये आप कर लेंगे उसके बाद हम इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। 200 से 300 प्रश्न रहेंगे उसमें। प्राइमरी हेल्थ केयर से कहाँ से प्रश्न पूछेगा आयोग, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो देखिए इसमें है मानव के लिए संक्रमण के मुख्य स्रोत निम्न में से क्या है। तो देखिए स्वयं क्या है, पहला स्वयं मनुष्य, दूसरा जानवर, कीट, मृदा, भोजन, जल, ठीक। तो मानव के लिए ये संक्रमित क्या है, मुख्य रोग, ठीक है ना, ये अपने आप होने वाले कारक हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मेनली कारक है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बिंदु संक्रमण के द्वारा ऑटोमेटिक क्या संचारित होने वाले रोग हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका कि क्षय रोग, ठीक है। तो जो अभी मैंने ऊपर बताया मेनली जो कारक था उसमें से क्या है, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, खसरा हो गया, कोरोना कोविड-19 जिसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, गलघोंट हो गया, ठीक है, कुकर खांसी, गलघोंट को डिप्थीरिया बोलते हैं, ठीक है, कुकर खांसी हो गया, होपिंग कफ जिसको बोलते हैं, कुत्ते जैसे मतलब आवाज़ निकलता है उसको कुकर खांसी बोलते हैं, जुकाम हो गया, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता लोग जैसे गांव देहात में देखेंगे जो होता है ना, चेहरे पे पूरे शरीर पे दाना दाना जैसा निकलने लगता है, लोग बेराते हैं, वो एक तरह का उसे भगवान का लोग दर्जा दे दिए हैं कि हाँ इससे लोग डरेंगे, ठीक है, कोई पास नहीं जाएगा। वो इसलिए कि उसमें अगर आप रिएक्टिविटी पदार्थ खाएंगे, तेल लहसुन प्याज वगैरह, तो इससे जल्दी वो क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक ना, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं कि रोगाणुओं का व्यक्ति के शरीर में प्रवेश, रोगाणुओं का व्यक्ति के शरीर में प्रवेश, तो देखिए जिन मार्गों द्वारा होता है उन्हें प्रवेश मार्ग कहते हैं। तो अधिकांश तो देखिएगा कोई इंसान बीमार क्यों पड़ता है भाई, या तो मुख के माध्यम से दूषित जल भोजन करेगा, या मिस्टेक से, यही मेन कारक है। आँख से भी चला जाता है, आँख में आँख वाला बीमारी हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देख लीजिए दिया है आहार नाल, आप भोजन करेंगे उसके माध्यम से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। सांस लेंगे तो सांस के रास्ते भी से भी देखिएगा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद त्वचीय मार्ग के रास्ते, जैसे हमारा त्वचा हो गया, ठीक है, त्वचा के रास्ते देखिएगा कई सारे प्रवेश कर जाते हैं रोग, ठीक है। उसके बाद यौन संपर्क यानी सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी जैसे आप सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं किसी के साथ और जो भी चीज़ें हैं आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। आगे देख लीजिए, अगला आपका कंटेंट है दोस्तों कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर से रोगाणु जिस मार्ग से बाहर निकलते हैं उसे निर्गमन मार्ग कहते हैं, ठीक है, यानी पोर्टल ऑफ एग्जिट। निर्गमन माने निकलने के रास्ते, जैसे नाक एवं मुंह के रास्ते, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ जैसे मलमूत्र हो गया, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र जिसको बोलते हैं, उसी के माध्यम से सब अपशिष्ट पदार्थ निकलता है दोस्तों। उसके बाद है त्वचा द्वार, ठीक है, यानी देखिएगा जब सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे पसीने निकलते हैं दोस्तों, तो इसके माध्यम से भी जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं त्वचा के माध्यम से भी निकलने लगते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यह है कि शरीर में किसी प्रतिरक्षक कारक, शरीर में जो एंटीबायोटिक, प्रतिरक्षक मतलब एंटीबायोटिक यानी ह्यूमनाइजिंग एजेंट जो होता है वो शरीर को कैसे प्रतिरक्षक करेगा, कैसे बचाव करेगा, तो वही दिया है। जैसे देख लीजिए क्या है, वैक्सीन हो गया, ठीक है। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, ठीक है, ग्लोबुलिन हो गया, ठीक है। इस तरह के जो ये प्रविष्ट हैं कुछ, ठीक है, ये विशिष्ट होते हैं, ठीक है। और रोग के प्रति रोग प्रतिरोधकता जैसे होता है, इम्यूनिटी शक्ति जिसको बोलते हैं, ये उत्पन्न करना प्रतिरक्षण होता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षण कारक बोलते हैं, तो याद रखिएगा। और प्रतिरक्षण व्यक्ति में संक्रमित रोग जो होता है ये सबसे प्रभावशाली होता है रोकथाम के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है कि व्यक्ति में रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने वाले विभिन्न पदार्थ सम्मिलित रूप से प्रतिरक्षक कारक, या जिसको इम्यूनाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है ना, उसी के 3 मुख्य कारक होते हैं। और ये 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला टीका हो गया, उसके बाद हो गया
इम्यूनोग्लोबिन हो गया, ठीक है। उसके बाद एंटीसीरम हो गया। उसके बाद जैसे बीसीजी दिया है तो ये बार बार पूछा जाता है बीसीजी के बारे में, ठीक है। बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि बीसीजी जो होता है दोस्तों, ये बीसीजी जो होता है, बीसीजी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिली कलमेटी ग्यूरिन, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, बैसिली कलमेटी ग्यूरिन जो होता है ये बीसीजी का पूर्ण नाम होता है, ठीक है। अब रोकथाम, जैसे बीसीजी का टीका लगता है तो क्या होता है, रोकथाम का क्षय रोग जो होता है उसके लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है, कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, चूँकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लाइव एटीन्यूटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, रोकथाम जो होता है, रोकथाम क्षय रोग का, इसमें लाइव क्या किया जाता है, एटीन्यूटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होता है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसको रोकथाम के लिए ये लगाया जाता है, ठीक ना। और देखिए, ये जो ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध जैसे आर्टिफिशियल हो गया, जैसे एंटीबायोटिक होता है, ठीक है ना, सक्रिय, ये जल्दी क्या करता है, काम करता है वहाँ पे, ठीक है ना। ये जो है ये आर्टिफिशियल है, याद रखिएगा। और ये जो होता है जल्दी, जो बैक्टीरिया होता है उस पर ये प्रभावशील होता है, काम करता है, ठीक। उसके बाद देखिए, जन्म के तुरंत बाद इसे, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसे इंट्राडर्मल 0.5 ml, ठीक है ना, 26 गेज वाले ट्यूबरक्लिनिन साइरिन सिरिंज के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो कोई बच्चा हो गया, ठीक, अभी नवजात शिशु ने जन्म लिया कोई, तो उसमें द्वारा 0.5 ml यानी 26 गेज वाले सिरिंज का प्रयोग कर कर इसे लगाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, सब दोस्तों है इसमें, ठीक है ना। आप पूरा अच्छा से इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लेंगे। उसके बाद जब हम 300 एमसीक्यू कराएंगे, प्रत्येक चैप्टर में 300 एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। 10 चैप्टर हैं, ठीक है, उसमें से हमें सब नहीं करना है, लगभग 1800 समथिंग के आसपास ये एमसीक्यू कराना है मुझे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप कर लेंगे ना, टारगेटेड होकर आप 1 से 2 महीना पढ़ लेंगे, 1 डेढ़ महीना में आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ पाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। ये इसको प्रिपेयर करने में समय लग रहा है तो समझ लीजिए मैं भी इस चीज़ों को देख रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। इसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या किया जाता है, स्टोर रखा जाता है, जो वैक्सीन ऊपर मैंने बताया, ठीक है ना, जो नवजात शिशु में पड़ता है। उसके बाद देखिए, इस वैक्सीन के जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना, नॉर्मल स्लाइन किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल स्लाइन जो होता है वो किया जाता है। और तैयार टीके का उपयोग 3 घंटे के अंतराल तक कर दिया जाता है, कितने, 3 घंटे के अंतराल तक। उसके बाद यह वैक्सीन लगभग 15 से 20 वर्ष के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, याद रखिएगा। ये जो वैक्सीन है जो दिया जाता है ये 15 से 20 वर्षों तक के लिए टारगेटेड हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, जो बीसीजी होता है, ठीक है ना, बीसीजी में हेपेटाइटिस बी और ओपीवी टीका जन्म के समय लगाया जाता है। कोई बच्चा है, आपसे प्रश्न पूछ देगा कि कोई बच्चे का जन्म होता है तो जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है उसमें कौन कौन सा दिया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी का और ओपीवी का दिया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है पोलियो, ठीक है। तो बच्चा जो जन्म लेता है, देखिएगा, पोलियो को रोकथाम हेतु ओपीवी का भी टीका लगाया जाता है। तो ओपीवी का जो टीका हो, जो ओपीवी जो टीका है ना, ये पोलियो के रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि ओपीवी का जो टीका है वो किसके लिए दिया जाता है, तो पोलियो के लिए, ठीक। उसके बाद है कि लिम्फोलाइट, जो लिम्फोलाइट होता है ये कोशिका का मुख्यतः रोग एंटीबायोटिक होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोल सकते हैं, इम्यूनिटी पावर बोलिए, ये होता है लिम्फो, ठीक है ना, लिम्फोलाइट। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लिम्फोलाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है टी लिम्फोसाइट, और एक जो है टी लिम्फोसाइट जो है ये सेल मीडिएटेड रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ये बहुत जल्दी काम करता है, ठीक है।
याद रखिएगा, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और इसे बार बार रिविजन करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखिए, उसके बाद होता है बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट कोशिका एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये भी शक्ति प्रदान करता है बी लिम्फोसाइट भी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मैटरनल एंटीबॉडी के द्वारा ये जो होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त होती है इससे, ठीक है। क्या होता है, नेचुरल पैसिव शक्ति प्राप्त होती है देने पे, ठीक है। अब देखिए टीकाकरण की बात बोल रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन जो होता है टीकाकरण के द्वारा एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, टीकाकरण के द्वारा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्राप्त होती है। ये होता तो है जैसे मानव निर्मित, ठीक, जिससे मनुष्य अपने प्रयोग के लिए किया, लेकिन इसे जल्दी शक्ति मिलता है दोस्तों। बच्चों को दी जाने वाली ओपीवी टीका, जिसे खासकर पोलियो में प्रयोग किया जाता है, यह मुंह द्वारा दी जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि ओपीवी का जो टीका है ये बच्चों में किसके द्वारा, आप कई लोग नहीं पढ़े होंगे तो बोलेंगे कि इंजेक्शन के द्वारा ऑप्शन दे देगा, ठीक, तो फंस जाएंगे। आप पढ़े रहेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, ओपीवी जो है ना ये बच्चों में मुंह के द्वारा प्रवेश कराई जाती है, ठीक ना, समझ गए। इम्यूनिटी का अर्थ होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, दी सभी को मालूम है, बेसिक है, बेसिक चैप्टर ही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे है दोस्तों इसमें कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। जैसे जैसे स्टेरिलाइजेशन होता है तो इसका मतलब क्या होगा, विसंक्रमण। क्या होता है, विसंक्रमण, जिसके द्वारा सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। विसंक्रमण के द्वारा, स्टेरिलाइजेशन के द्वारा जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, ठीक। उसके बाद है दोस्तों कि रोग के रोकथाम के प्राथमिक स्तर का मतलब क्या है। देखिए, किसी रोग के होने से पहले ही उसके रोकथाम हेतु किए जाने वाले उपाय, ठीक है, क्या, यानी प्राथमिक उपचार में यही ना कि रोकथाम किया जाता है, ठीक, वही बात यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद है एंटीजन के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले पदार्थ, यानी एंटीजन के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो एंटीबॉडी बोलेंगे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा कि एंटीजन के विरुद्ध उत्पन्न वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एक एजेंट जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है एंटीसेप्टिक कहलाता है। एक एजेंट, ये मेडिकल फील्ड का भाषा है दोस्तों, ठीक है, एजेंट दलाल वाला नहीं बोलिएगा। एक एजेंट जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है एंटीसेप्टिक कहलाता है, ठीक। सूक्ष्म रोगाणुओं का किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश संक्रमण इन्फेक्शन कहलाता है। सूक्ष्म रोगाणु, जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित है किसी बीमारी से, आप उसे ऐसे ही मिल रहे हैं तो भाई आपके शरीर में वो प्रवेश करेगा संक्रमण, ठीक ना, और उसी को इन्फेक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, किसके द्वारा, तो इंट्रामस्कुलर होता है उसी के मार्ग के द्वारा लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी का टीका। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है, इंटरमस्कुलर मार्ग के द्वारा लगाया जाता है। इसको इंट्रामस्कुलर भी बोल सकते हैं आप, इंटरमस्कुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रोग के प्राथमिक रोकथाम के उदाहरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है दोस्तों तो दिया हुआ है कि टीकाकरण द्वारा क्षय रोग की रोकथाम होगा। पहले तो संतुलित आहार द्वारा कुपोषण जनित बीमारियों का रोकथाम करेंगे। कुपोषण कैसे होता है, यानी संतुलित भोजन नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे खाना नहीं खाएंगे, अच्छे पानी नहीं पिएंगे तो होगा आपको, ठीक है। अब टीकाकरण द्वारा क्षय रोग, भाई आपको सुई लेना होगा बुखार का तो ले लेंगे, पेट झड़ी वाला तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, बुखार की जगह पेट खराब हो जाएगा आपका, ये सब भी देखना पड़ेगा, ठीक ना। आगे है दोस्तों कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो व्यक्तियों में, जो व्यक्ति होते हैं रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उसे पैथोजेन बोलते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो व्यक्ति में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है और उसमें कोई बीमारी हो जाता है, कोई व्यक्ति है और उसका क्या है जो प्रतिरोधक क्षमता कम होगा और फिर बीमारी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जो शरीर में उसका बैक्टीरिया है और उसको मात दे देता है, बीमारी उत्पन्न हो गया, उसी को बोलते हैं पैथोजेन। तो हम समझ कर याद कीजिएगा, ठीक है ना, आपको बोरिंग नहीं लगेगा।
उसके बाद देखिए माइंड को एकदम कंसंट्रेट कर आप रखेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। नहीं तो पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, ठीक है, जो कि ये जो स्पेशल नोट्स है ये जीएनएम का जो फर्स्ट प्राथमिक उपचार है उसमें भी पढ़ना है, एएनएम में भी पढ़ना है, ड्रेसर में भी पढ़ना है, डीएमएलटी और बीएससी नर्सिंग सब में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये सभी में काम आएगा। उसके बाद है कि बैरियर नर्सिंग तकनीक का प्रयोग क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। बैरियर नर्सिंग तकनीक का प्रयोग क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब संक्रमण ड्रॉपलेट मोड द्वारा फैलता है तो इस स्थिति से बचाव हेतु रेस्पिरेटरी आइसोलेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जब संक्रमण ड्रॉपलेट मोड द्वारा फैलता है तो उस सिचुएशन में दोस्तों रेस्पिरेटरी आइसोलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे फेस मास्क हो गया, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखेंगे कि जब रोगाणु जैसे मल हो गया, ठीक है ना, फेकल मैटर जिसको बोलते हैं, ये मल द्वारा जब फैलता है तो इसे रोकने के लिए एंट्रिक आइसोलेशन तकनीक का उपयोग करते हैं, ट्राइक, ठीक है। उसके बाद है कि फॉर्मल्डिहाइड गैस जो होता है, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड गैस जो होता है, स्टेरिलाइजेशन यानी विसंक्रमण, इसके माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटावैलेंट वैक्सीन जो होता है ये इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दी जाती है। कैसे दी जाती है? तो ये पेंटावैलेंट वैक्सीन जो होता है ये इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दी जाती है, याद रखिएगा। और किसी रोग का शुरुआती अवस्था में ही पता कर उसका उपयुक्त उपचार करना रोग की रोकथाम की सेकेंड स्तर कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बीमारी से पीड़ित हैं, वो बीमारी स्टेजेस पे है, अगर उसका रोकथाम करते हैं तो उसको सेकेंड स्तर का उपचार बोलते हैं, वो यही बोल रहा है इसमें। उसके बाद है कि किसी रोग के शुरुआती अवस्था से आगे बढ़ जाने के बाद अपंगता की रोकथाम हेतु उपाय करना रोकथाम के तृतीय स्तर कहलाता है। उसके बाद देखिए उद्भवन अवधि, यानी उद्भवन अवधि की बात करें तो रोग चक्र की प्रथम अवस्था, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन अवधि जिसको बोलते हैं, ये रोग चक्र की प्रथम अवस्था होता है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि रोग चक्र की प्रथम अवस्था कौन है, अंग्रेजी में भी दे सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन अवधि, ठीक। उसके बाद है कि ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन की सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि है। देखिए जो ऑटोक्लेविंग है दोस्तों, ठीक है ना, ऑटोक्लेविंग ये स्टेरिलाइजेशन की सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि है, ठीक है। और इंडोस्कोपिक कैथेटर जो होता है इसमें 2% ग्लूटेरिडाइड जो होता है इसके द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी स्टेरिलाइज का मतलब होता है विसंक्रमण, ठीक है ना, विसंक्रमण बोल सकते हैं, विसंक्रमण बोलिए, ठीक है। तो 2% ग्लूटेरिडाइड द्वारा इसका स्टेरिलाइज किया जाता है, विसंक्रमण किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ह्यूमरल इम्यूनिटी। उसके बाद है बोन मैरो में बनने वाली जो चीज़ें बनता है उसको क्या बोलते हैं, लाइम्फोसाइट से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी या बोन मैरो जो होता है उसमें बनने वाली लिम्फोसाइट से ही उत्पन्न होती है। उसके बाद है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन और दिया है कॉम्बाइंड वैक्सीन, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये इसी के उदाहरण है दोस्तों, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी या बोन मैरो जो है, ठीक है, ये इसी के उदाहरण है, याद रखिएगा। ये सब प्राथमिक उपचार के उदाहरण है। उसके बाद है कि लाइव एट्यूनेट वैक्सीन का केवल एक ही खुराक जीवन पर्यटन सुरक्षा देने में सक्षम होती है, ठीक है। जो लाइव एट्यूनेट वैक्सीन होता है दोस्तों, एक खुराक जीवन को सुरक्षित करने में बहुत मददगार होता है, एक खुराक से काम चल जाता है, सक्षम हो जाता है उतने में ही, ठीक। उसके बाद है कि HP हॉस्पिटल नहीं, चूँकि ये मेडिकल का टर्म है दोस्तों, आप पढ़े होंगे, GNM में भी मिलेगा आपको और BSc नर्सिंग में भी, यानी HP हॉस्पिटल से प्राप्त संक्रमण नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है, या नोस्कोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है।
नोस्कोमियल इन्फेक्शन कहलाता है, याद रखिएगा, एसपीएस पीटल से जो प्राप्त होता है। उसके बाद है कि टिंक्चर आयोडीन युक्त, जो टिंक्चर आयोडीन, ये देखिए एक चीज़ है दोस्तों, देखिए बहुत सारे ऐसे यहाँ के प्रश्न हैं जो बीपीएससी में ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए टिंक्चर आयोडीन युक्त जो है ये स्किन एंटीसेप्टिक है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ देगा कि भाई टिंक्चर आयोडीन युक्त जो है ये क्या है, स्किन एंटीसेप्टिक है, तो याद रखिएगा आप। उसके बाद है कि सेल्यूलर इम्यूनिटी, यानी थाइमस में बनने वाली लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती है, किससे, तो ये लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती है, ठीक। और क्लिनिकल इन्फेक्शन के उपरांत जो प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्टिव इम्यूनिटी, यानी क्लिनिकल इन्फेक्शन के उपरांत जो प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है उसी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। आगे देखते हैं, आगे भी इसका कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, और यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं जो एमसीक्यू हैं, मैंने देखा है उसको। अगले मैं जब सेट करवाऊँगा टेस्ट जो होगा उसमें आपको सारे मिलेंगे कैसे कैसे, ठीक है। तो ये आप अच्छा से करेंगे ना तो आप सेट भी अच्छा से आपका जाएगा, अच्छा क्वालिफाई करेंगे उसमें। तो उसके बाद दिया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको क्या बोलते हैं, यूआईपी। तो पूछ देगा दोस्तों यूआईपी की शुरुआत कब से हुई, तो आप बोलेंगे 1985 से, ठीक। 1985 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में शुरुआत हुआ नेशनल लेवल पर, ठीक है। पहले नेशनल लेवल पर हुआ था, फिर सारे जितने भी देश थे वहाँ पे बैठक हुआ इसका, और फिर इसकी बैठक की गई और इसका प्रोग्राम बना। उसके बाद दोस्तों एमएमआर, क्या बोलते हैं, एमएमआर, या उसको बोलिए आप नॉन शेड्यूल, ये क्या है, ये टीके का उदाहरण है। और ये टीके किसके उदाहरण है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो 1985 में शुरू किया गया था उसके तहत एमएमआर पहली बार तैयार किया गया और नॉन शेड्यूल के तहत इसको दिया गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पीएचसी, पब्लिक हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं, पीएचसी, ठीक है। तो पीएचसी स्तर पर पोलियो वैक्सीन का भंडार आईएलआर में दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, आईएलआर, ठीक। उसके बाद है अभी बच्चों में किसके माध्यम से पोलियो दिया जाता है, तो ओपीवी, ठीक है ना, ओपीवी एक टीका है और आईएलआर के बटन में रखा जाता है, याद रखिएगा। ओपीवी टीका कहाँ रखा जाता है, तो आईएलआर के बटन में रखा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए, यह पुनः संरचना के बाद बीसीजी सबसे अधिक ताप संवेदी टीका है, ठीक है। फिर इसका दोबारा जब कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब जब रिप्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें सबसे ताप संवेदी टीका के रूप में ये काम करता है। उसके बाद है मिसलेस का वैक्सीन सबकटिनियस मार्ग द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए सब कंटिन्यूस मार्ग के द्वारा लगाया जाता है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो गर्भवती माता होती हैं, गर्भवती माता को टीटी का टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जो गर्भवती माँ होती हैं, माता जी जो होती हैं, जो टीटी का टीका लगाया जाता है किस तरह से, किसके मार्ग द्वारा, तो इंट्रामस्कुलर मार्ग, ठीक, इंट्रामस्कुलर मार्ग के द्वारा लगाया जाता है। अब आगे देखिए ओपीवी, जो ओपीवी होता है, ठीक है ना, ये लाइव वायरल टीका होता है, याद रखिएगा। ओपीवी किस तरह का टीका है, तो लाइव वायरल टीका, ठीक। आगे देखते हैं, आगे आपसे पूछ रहा है कि जो एंटीजेंस जो होते हैं, एंटीजेंस, ठीक है ना, एंटीजेंस शरीर में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक। और एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की शुरुआत 1978 में हुआ। अभी ऊपर मैंने बताया यूआईपी, इसकी शुरुआत 1985 में हुआ था, ठीक, याद रखिएगा 1985 में। और ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की शुरुआत जो है ये 1978 में की गई थी। इसके तहत जो रोटो वायरस होता है, ठीक है ना, रोटो वैक्सीन, रोटो वायरस को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। तो रोटो वायरस वैक्सीन के 2 खुराक के बीच का जो अंतराल होता है वो 4 सप्ताह होनी चाहिए। ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अब देखिए लोग बोलते हैं मार्क्स बेसिस। भाई अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो ये आपको कैसे चीज़ें मालूम चलेगा कि रोटो वायरस वैक्सीन के बीच का गैपिंग कितना होना चाहिए, तो 4 सप्ताह होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद उपकरणों के प्रभावी विसंक्रमण हेतु एंट्रोक्लेव में 30 मिनट का उपचार संपर्क होना चाहिए। कितने? 30 मिनट का उपचार संपर्क होना चाहिए एंट्रोक्लेव में, ठीक है। प्रभावी जो विसंक्रमण होता है, इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते, स्टेलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक। अब देखिए अस्पताल के कचरे के प्रबंधन के दौरान पीले रंग के डिब्बे में रक्त रंजित पटिया एवं कपड़े का कचरा रखा जाता है। आप देखे होंगे, जो लोग हॉस्पिटल में होंगे उनको बेहतरीन तरीके से मालूम होगा। अब देखिए अस्पताल के कचरे के प्रबंधन हेतु लाल, पीला, नीला रंग के डिब्बे का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा अक्सर जो होते हैं डिब्बे ना, नीले होते हैं, पीले होते हैं, लाल होते हैं। उसके बाद है कि अस्पताल के कचरे के प्रबंधन के द्वारा लाल रंग के डिब्बे में प्लास्टिक का कचरा रखा जाता है, ठीक। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे प्रश्न पूछ देगा कि ये बताइए कि अस्पताल के कचरे में प्रबंधन के दौरान सबसे ज़्यादा उपयुक्त कलर कौन सा है, तो लाल रंग के डिब्बे में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यह भी पूछ देगा कि जो प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है वो कौन से कलर के डिब्बे में, तो लाल रंग के डिब्बे में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछेगा कि MMR का टीका 3 रोगों से बचाता है। MMR का टीका 3 रोगों से बचाता है, ठीक। तो भाई बचाता है 3 रोगों से, तो उसमें देख लीजिए कौन कौन सा 3 रोग है वो, यानी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण का जो उपाय हो काफ़ी सफल रहते हैं इस तरीके से MMR जो टीका है MMR के तहत, ठीक है। तो देख लीजिए कि रोगी की शुरुआत अवस्था में निदान एवं उपचार होना चाहिए। उसके बाद है कि रोगी का पृथक्करण यानी आइसोलेशन जिसको बोलते हैं, आइसोलेशन सिचुएशन में देखिएगा रखा जाता है उस मोड में। और उसके बाद है कि रोगी के शरीर से निकले उत्सर्जी पदार्थ जैसे मूल मूत्र का उपयोग निस्तारण में किया जाता है, जिसको डिस्पोजल बोलते हैं, ठीक ना। आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर मैं इसके बाद जो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं टेस्ट होगा, MCQ होगा, वो डालेंगे हम, ठीक है। तो पहले कंप्लीट हो जाएगा, आपको 1-2 दिन का समय भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बनाने में मन लगेगा। उसके बाद देखिए जो मेनली कारण है चौथा दिया है कि रोगी के शरीर से निकले स्राव जैसे लार, बलगम, घाव से निकले स्राव, रक्त आदि के उपयुक्त तरीके से क्या किया जाता है, हैंडलिंग और डिस्पोजल किया जाता है, ठीक। 5वें नंबर में दिया है कि वाकों का नियंत्रण जैसे मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम हेतु मच्छरों का नियंत्रण किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए वैक्सीन का उपयोग जैसे ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम हेतु BCG के टीके लगवाना, ये वैक्सीन का उपयोग जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया उसके रोकथाम हेतु BCG का टीका लगवाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन की रोकथाम हेतु निम्न में से यूनिवर्सल प्रिकॉशन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक उपचार के तहत ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पहले नंबर में दिया है कि रोगी की देखभाल के दौरान ग्लव्स आपको भाई पहनना पड़ता है। देखिएगा ऑपरेशन थिएटर जो होते हैं उसमें ग्लव्स वेरी वेरी नीडेड होता है। उसके बाद गाउन, फेस मास्क, कैप, गूगल्स आदि का उपयोग करना, ये सब वहाँ पे बहुत ही नीडेड होता है, ठीक। दूसरे नंबर में दिया है कि प्रत्येक प्रक्रिया से पहले तथा बाद में अच्छी तरीके से हाथ धो लेना चाहिए, ये भी सही है। रोगी के शरीर से निकले संक्रमित पदार्थों को उपयुक्त तरीके से हैंडलिंग करना चाहिए। चौथे नंबर में दिया है कि रोगी की देखभाल के दौरान स्टेलाइज उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जानेंगे तभी ना, नहीं जानेंगे तो कैसे बनाएंगे आप लोग। आगे देखिए ORS का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, तो देख लीजिए दिया है किस तरह होना चाहिए। पहला दिया है कि सोडियम क्लोराइड के तहत, उसके बाद दिया है कि सोडियम नाइट्रेट के तहत, उसके बाद दिया है पोटेशियम क्लोराइड के तहत, उसके बाद ग्लूकोज के तहत। ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ है ORS, ठीक है। ORS का कंपोजिशन होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद सोडियम साइट्रेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 2.9 ग्राम,
1.5 ग्राम, उसके बाद 13.5 ग्राम। GM का मतलब ग्राम। ठीक, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है कि ईपीडी मायोलॉजिकल जो होता है, ठीक है, ये मापन का एक साधन दर है। क्या होता है? ये मापन का एक साधन दर है, अनुपात एवं प्रोपोर्शन है। क्या है? अनुपात और प्रोपोर्शन है, जिसको समानुपाती बोलते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए, तो इसमें आ गया एक इम्पोर्टेंट चीज़, एड्स से ग्रसित रोगी जो अपॉर्चुनिस्टिक होता है, इन्फेक्शन की संभावना क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें, जो एड्स से ग्रसित होते हैं। और एड्स HIV एक वायरल रोग है, सभी को मालूम है। अभी हाल ही फिलहाल में देखिए, जो लोग पटना में है, पटना पूरे भारत में अव्वल नंबर पे है। पटना जो है दोस्तों नंबर 1 पे है एड्स के मामले में, ठीक है। एड्स पहले ये बिहार में नामो निशान नहीं था दोस्तों, लेकिन अब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर एड्स के मामले में सबसे ज़्यादा पटना जिला ग्रसित है। जो लोग पटना में हैं अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में देखिएगा कि रूस और अमेरिका मिलकर उसने कैंसर का वैक्सीन खोज लिया है और वो फ्री में लगाएगा दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ खोज डाला है। हमारे यहाँ तो लोग सरकार मंदिर के नीचे मस्जिद खोजता है लोग, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल बहुत नीडेड है सभी के लिए। आगे देखिए, HIV एक वायरल रोग है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। भाई कोई दवा काम नहीं करता है, रोकथाम हो सकता है लेकिन अभी तक इसका इलाज नहीं हो पाया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, स्प्रिट क्या है। देखिएगा, एक्सीडेंट वगैरह घाव वगैरह होता है तो रोगी को साफ करने के लिए स्प्रिट का प्रयोग किया जाता है, तो वही है स्प्रिट, ठीक ना। एक रासायनिक संक्रमक है, ठीक है, विसंक्रमक है। इसका उपयोग घावों की सफाई, उपकरणों को शीघ्रता से विसंक्रमित करने एवं शल्य क्रिया से पूर्व त्वचा के विसंक्रमण हेतु किया जाता है। आगे देख लीजिए, आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ, कि बच्चों में खासरा जैसे डिप्थीरिया हो गया, ठीक है ना। जैसे बच्चों में खासरा हो गया, डिप्थीरिया के संचरण का मुख्य कारण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद है पोलियो के कारण रोगी में पैरालिसिस हो सकता है। भाई टाइम से वैसे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं अगर उनके पोलियो का खुराक छूट जाता है तो देखिएगा किसी किसी को क्या होता है, यही पैरालाइज हो जाते हैं, लकवा मार देता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मैरिज हैं, आपके बच्चे हैं, तो समय पर इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए डॉट्स, तो डॉट्स की सेकेंड कैटेगरी की इंटेंसिव फेज में 2 HRZES दिया जाता है, ठीक, और एक होता है HRZE, ठीक है। ये दोनों एक बारी बारी से दिया जाता है उपचार के लिए। और डॉट्स की कैटेगरी में पहले में कंटिन्यूसन फेज, यानी लगातार कंटिन्यूस मीन्स क्या होता है, लगातार, ठीक है ना। तो लगातार ये फेज होता है और दौरान 4 बार दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मिसलेस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, रूबेला हो गया, ये सब क्या है, आदि संक्रामक रोग हैं, ठीक है। और त्वचा पर सामान्यतः ये चकते दिखाई देते हैं, देखिएगा जिसको होता है। उसके बाद है होपिंग कॉफ, कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, डिप्थीरिया, इस प्रकार के सब क्या होते हैं, इसके द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला दिया है मरीजों को आप अलग रखेंगे तो भाई कोई संक्रमित नहीं होगा। दूसरा दिया है कि शरीर से निकलने वाले वर्ज्य पदार्थ का भी संक्रमित करे। आगे देख लीजिए, आगे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है। तीसरे नंबर में DPT वैक्सीन भी लगा सकते हैं, उसके द्वारा कम किया जा सकता है। उसके बाद है कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के दौरान रोगी को बलगम के साथ खून आ सकता है, अक्सर देखने को मिलता है जो लोग अस्पताल में होंगे, ठीक है। देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपने ANM किया है तो आपका काम है नर्स वाला, आप नर्स वाला ही काम कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगा। आप दूसरे फील्ड में जाएंगे, दूसरा चीज़ करेंगे, फिर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। आप पढ़ रहे होंगे तो मालूम चलेगा कि हाँ नर्स का मतलब क्या होता है। GNM भी स्टाफ नर्स आते हैं, ठीक है, GNM वाले भी स्टाफ नर्स के मामले में ही आते हैं, तो याद रखिएगा ये सब। उसके बाद है मॉप्स, तो मॉप्स को ग्लसुआ के नाम से भी जाना जाता है, या गलफूली देखते होंगे ना, किसी किसी का गाल फूल जाता है, मॉप्स जिसको गाल ऊपर क्या करता है, पट्टी डालता है, लोग उसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद होता है पर्टुसिस
को काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि पोर्टुसिस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो पोर्टुसिस को ही काली खांसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ या ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के दौरान रोगी में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र संबंधी लक्षण दिखाई देता है। देखिएगा ये तीनों डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ और ट्यूबरक्लोसिस जो है सांस लेने में तकलीफ होता है बहुत ज़्यादा, छाती में ज़्यादा कफ पकड़ लेता है, उस दौरान ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम झेलने को मिलता है। ठीक, आगे देखिए, बारी बारी से देख लीजिए कि व्होपिंग कफ जो होता है ये क्या है मेनली। देखिए तो इसका मुख्य चारित्रिक लक्षण जो है खांसी के साथ खो खो जैसी आवाज़ आती है, जैसे ऐसे, ठीक ना। उसके बाद देखिए टाइफाइड हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, टाइफाइड हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का संचरण मुख्य रूप से फैसियो ओरल रूट द्वारा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा फैसियो, ठीक है ना, ओरल रूट द्वारा होता है। उसके बाद रेबीज, तो रेबीज देखिएगा, रेबीज जो होता है ना भाई ये कुत्ते के काटने से होता है, उसके लार में रेबीज नामक वायरस होता है, ठीक है ना, और इसके द्वारा भी आदमी को इसमें समझ लीजिए कि पानी से डर लगने लगता है, ठीक है, वही है। बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, आरआरबी, एनटीपीसी, देखिए यहाँ रेलवे में खासकर ये ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी में 2 बार पूछा गया। उसके बाद देखिए टीबी के मरीजों को कैटेगरी, तो टीबी के मरीज जो होते हैं सेकेंड फेज में स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा टीबी के जो मरीज होते हैं उनको सेकेंड स्टेज में स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि सेरम हेपेटाइटिस, जो सेरम हेपेटाइटिस होता है, तो सेरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है, हेपेटाइटिस बी। ये भी प्रश्न पूछेगा, इसमें कुछ नहीं करना, हेपेटाइटिस बी की जगह सेरम लगा दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया के मरीज प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण होता है, ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया से पीड़ित होने वाले लोग प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। आगे देखिए डॉट्स में टीबी की जांच के लिए स्पुटम के 3 नमूने लिए जाते हैं, कितने, 3 स्पुटम, ठीक है, स्पुटम बोल सकते हैं। डॉट्स की कैटेगरी यानी डॉट्स की पहले फेज में इलाज की अवधि कितने होती है, 6 महीने। तो याद रखिएगा पहले इसका 6 महीने अवधि होता है, उसके बाद बढ़ता है। आगे देख लीजिए, आगे दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मलेरिया परजीवी की स्पोरोजोइट्स, जो मलेरिया परजीवी की जो स्पोरोजोइट्स अवस्था होता है ये होता है ए सेक्सुअल साइकिल के दौरान मनुष्य में प्रवेश करती है। कैसे, तो ए सेक्सुअल साइकिल के दौरान, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप, तो इसको गौर करना है। और मलेरिया का वाहक जो होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूट होता है, ठीक है, फीमेल एनोफिलिया मॉस्क्यूट बोलेंगे या फिल्स बोलेंगे, ठीक है ना, ये मलेरिया वाहक होता है, याद रखिएगा। और ट्यूबरक्लोसिस का मुख्य चिकित्सीय लक्षण जो होता है, लक्षण जैसे खांसी हो गया, बलगम के साथ खून आना, छाती में दर्द होना, ये इसके लक्षण होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, जिसको टीबी बोलते हैं, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस टीबी। उसको देखिए डॉट्स की कैटेगरी, यानी अगर हम सेकेंड फेज में देखें तो इसके उपचार की अवधि कितने, 8 होता है। पहले फेज में 6 महीना, दूसरे फेज में 8 महीना। उसके बाद है कि ह्यूमन एंटी रेबीज, ह्यूमन एंटी रेबीज जो होता है, ह्यूमन एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज किसने किया, तो पेस्टर ने किया था, ठीक है, पेस्टर लिखा है पास्टर, लेकिन यहाँ पे यूआर को चर बोलेंगे, ठीक है ना, पेस्टर पढ़ेंगे तो ह्यूमन एंटीवायरस वैक्सीन की खोज पेस्टर ने किया था। उसके बाद है डॉट्स, तो डॉट्स में टीबी की डायग्नोसिस छाती की एक्सरे किया जाता है उस समय, ठीक है ना, एवं बलगम की जांच के आधार पर किया जाता है। आप देखेंगे कोई टीबी से पीड़ित होगा तो सबसे पहले उसका बलगम जांच किया जाता है, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अरे ओ माय गॉड तुम्हें तो टीबी हो गया है, अब तुमको एक्सरे करवाना पड़ेगा, ठीक, हालांकि वो लोग ऐसे नहीं बोलते, नहीं तो पेशेंट को धकधकी होने लगता है, ठीक ना। आगे देखिए, उसके बाद है कि लिप्रोसी, देखिए जो लिप्रोसी होता है, तो लिप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 5 साल का होता है, ठीक है ना, लिप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का, याद रखिएगा। और मिसलेस, ठीक है ना, मिसलेस की रूबेला के नाम, मिसलेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रूबेला के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बुखार हो गया, लीवर का बारा होना, रक्त की कमी, वजन का कम होना कालाजार का मुख्य लक्षण है,
याद रखिएगा। बुखार, लीवर, जैसे बुखार हो गया, लीवर बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, रक्त की कमी हो जाता है, वजन की कमी होने लगता है, तो ये सब क्या है, कालाजार का मुख्य लक्षण है, याद रखिएगा। उसके बाद है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी दुनिया में इरेडिकेट हो चुकी है, यानी क्या हो चुका है, खत्म, लगभग खत्म के बराबर है। उसके बाद देखिए डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया बीमारी की जांच हेतु सिक टेस्ट किया जाता है। प्रश्न पूछ देगा डिप्थीरिया बीमारी की जांच हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सिक टेस्ट, याद रखिएगा। लिप्रोसी, जिसमें सिर्फ एक स्किन लेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है कि पॉक्यूबिक एसिलियरी सिंगल लेसन लेप्रोसी कहलाता है, याद रखिएगा। लेप्रोसी जिसमें एक स्किन लेशन होता है, इसको पॉसी बेसिलरी बोलते हैं, पॉसी बेसिलरी सिंगल लेसन लेप्रोसी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है कि मिसलेस के चकते समय पहले चेहरा पर दिखाई देगा, देखिएगा चेहरे पर जो दाना दाना जैसा होने लगता है उसी को बात बोल रहा है, ठीक है। टेटनस हो गया। तो टेटनस के मरीज में दिखाई देने वाला लक्षण जो है जबड़े, चेहरे तथा पीठ की और मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होना, ठीक है। उसके बाद यह है कि हैजा के नियंत्रण के मुख्य उपाय क्या हैं। तो हैजा के नियंत्रण के मुख्य उपाय देखेंगे तो रोग का शुरुआती अवस्था में पता लगाना, ठीक है, रोग का शुरुआती अवस्था में पता लगाया जाता है। और ऑप्शन दिया है इसका, दूसरे नंबर पर विष संक्रमण देखेंगे कि कोई विष संक्रमित है या नहीं। तीसरे नंबर में है कि पर्याप्त व्यक्तिगत या पर्यावरण स्वच्छता प्रदान करना, ठीक है। तो इसके तहत देखिएगा HIV मुख्य रूप से CD कोशिकाओं पर आक्रमण करता है, ठीक है। और आर्ट का उपयोग एड्स के उपचार हेतु किया जाता है। जो ART होता है ना, इसका उपयोग एड्स के उपचार के लिए किया जाता है। और आर्ट का पूरा नाम होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसको एंटी रेट्रोवायरस बोल जाता है, लेकिन यहाँ पर मेनली चूंकि बात कर रही है ART की, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलेंगे, ठीक है। और ART में शामिल दवाइयों का समूह जीडोवुडिन बोलते हैं, ठीक है, लेमिवुडिन बोलते हैं और निवैरोपेन बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग होता है दवाइयों का, जीडोवुडिन, ठीक। उसके बाद है मिसलेस के मामले में मुख्य संक्रामक पदार्थ रोगी के नाक एवं गले का स्राव होता है, ठीक है, मिसलेस। आगे देख लीजिए, आगे कुछ पॉइंट है आपके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिप्रोसी रोग में त्वचा पर घाव पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और RNTP, कल मैंने जो शुरुआती दौर कराया था, शुरुआत किया था, तो उसमें RNTCP पूछा था, ठीक है ना। तो इसका संबंध क्षय रोग के नियंत्रण हेतु है। RNTCP का संबंध क्षय रोग से नियंत्रण हेतु है। उसके बाद है MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग कुष्ठ जो रोग होता है ना, कुष्ठ के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कुष्ठ देखिएगा शरीर में कहीं कहीं सफ़ेद हो जाता है, लिप्रोसी जिसको बोलते हैं। उसके बाद है STD का पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे सेक्स के दौरान होता है, आप यौन संबंध बनाते हैं किसी से, तो STD जैसे बीमारी जो होता है वो इसके दौरान होता है, ठीक। आगे देखिए, आगे है मिजलेस के बचाव हेतु मिसलेस वैक्सीन एवं MMR का टीका लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है, MMR का टीका। अब देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होता है, इसके द्वारा उत्पन्न मलेरिया सर्वाधिक खतरनाक होता है, याद रखिए। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होता है ना, इसके द्वारा सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, याद रखिएगा और सावधान भी रहना है। डेंगू संक्रामक के कारण प्लेटलेट्स की संख्या में कमी है। अगर किसी को डेंगू होता है, मादा मच्छर काट लेती है, तो प्लेटलेट्स गिरने लगता है, ठीक है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में शुरुआत किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, भारत में पहली बार जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से लेकर 1956 के बीच में, तो उसी समय हुआ था ये राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955। और 1952 में भारत में पहली बार चुनाव हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी समय, चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा जीके नहीं देखना है क्योंकि जीके पूछता नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि लिप्रोसी के हैजन डिजीज,
लेप्रोसी के कुष्ठ जो होता है, कुष्ठ रोग जो होता है, हैजन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे है कि डॉट्स की कैटेगरी में न्यू स्पर्टम स्मीयर पॉजिटिव केस आते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे कि लॉक्ड जॉ हो गया, टिटनेस हो गया, ये सब उसके लक्षण हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए कि टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर के नाम से जानते हैं, एंटेरिक फीवर, ठीक है, बुखार जिसको बोलते हैं। और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1958 में हुआ था, याद रखिएगा। फैलेरिया बोल रहे राष्ट्रीय फैलेरिया नियंत्रण, तो कब हुआ? 1955। और WHO, कल मैंने बताया था कि WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण पूछ रहा है तो 1958 में किया गया इसका। उसके बाद है कि हार्ट डिजीज के मुख्य जोखिम कारक कौन कौन है, देख लीजिए। आगे देख लीजिए दोस्तों कि हार्ट डिजीज के मुख्य जोखिम कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए भाई, अगर किसी व्यक्ति का उम्र बढ़ता है तो ये सब हार्ट का बीमारी शुरू हो जाता है। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है ना, अगर आप ज़्यादा मोटे हैं या मोटी हैं, ठीक है ना, भैंसे जैसे हैं या शरीर है ऐसा, तो भाई उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल के दौरा मोटापा से भी ज़्यादा होता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाएगा तो उस सिचुएशन में दिल के बीमारी हो सकता है, ठीक है ना। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज जो होता है उस दौरान भी हो जाएगा, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। धूम्रपान, अगर आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीती हैं, देखिएगा बीड़ी पीने वाले लोग मिलेंगे गांव में। पहले लोग बहुत बीड़ी पीते हैं, लेकिन अब तो बीड़ी का ज़माना ख़त्म हो गया, अब लोग सिगरेट पी रहे हैं। उस सिचुएशन में भी दिल की बीमारी होती है। शारीरिक रूप से कम सक्रिय होना, अगर आपका शरीर कमज़ोर है, उस सिचुएशन में भी दिल के दौरे पड़ सकते हैं, दिल का बीमारी हो सकता है। अगर आपका हाइपोटेनस हाई BP वाले हैं तो भी प्रॉब्लम है। अधिक मात्रा में वसा खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, ज़्यादा चर्बी वाले पदार्थ खाते हैं तो भी टेंशन है, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। आगे देखिए, आगे है कि मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन ओटिटिस मीडिया कहलाता है, ठीक है, जिसके मुख्य लक्षण हैं, देखिए, कान में दर्द होना, एरेक बोलते हैं, कान को बार बार खींचना या रगड़ना, ये ठीक है, ये भी कान का बीमारी हो जाएगा। बुखार, सिर दर्द, बदबूदार स्राव, देखिएगा किसी किसी का स्मेल, जाएंगे मिलने, मतलब किसी से बात ही करेंगे, आप मिलने भी जा सकते हैं। अगर आप लड़की हैं, आप जैसे वाइफ हैं किसी की, चाहे आप किसी की गर्लफ्रेंड है, कुछ भी, अब देखिएगा किसी के फेस से क्या होता है, मुख से स्मेल आने लगता है, वो उसको बोलते हैं विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्मेल आने लगता है खराब। और एक और सिचुएशन होता है कि उनके भोजन का पाचन क्या होता है, संपूर्ण ढंग से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में क्या होता है भाई, स्मेल आने लगता है। अब देखिए एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या है, तो त्वचा का पीलापन होना, ठीक है, त्वचा का पीलापन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और देखिए लक्षण, शारीरिक गतिविधियों के दौरान सांस लेने में परेशानी होती है, बेचैनी होने लगता है, पल्स रेट में वृद्धि होने लगता है, बढ़ जाता है, अधिक थकावट होने लगता है, चिड़चिड़ापन, इरिटेटिंग, सिर दर्द, सुस्ती, ये सब होने लगता है। ये सब एनीमिया के लक्षण है, चक्कर आना, ठीक है। उसके बाद देखिए निर्जलीकरण, यानी डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं। डिहाइड्रेशन, जैसे अभी पटना में BPSC का आंदोलन हो रहा था, जिसमें खान सर को डिहाइड्रेशन हो गया। निर्जलीकरण जिसको बोलते हैं, वो खुद बोले कि डिहाइड्रेशन हमको हो गया थकान से, पानी की कमी से, यानी गंभीर दस्त लगना, अत्यधिक उल्टी होना, अत्यधिक पसीना आना, तरल पदार्थों को कम ग्रहण करना, बुखार, तापघात, जलना, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन का लक्षण है। जैसे खान सर पीड़ित हो गए थे, तो आप समझ गए खान सर को क्या हुआ था, डिहाइड्रेशन हुआ था। चलिए आगे देखिए, आगे देख लीजिए, और दिया है लक्षण इसका, डायबिटीज़, उसके बाद केटोसिडसिस दवाई जैसे सब इसके, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है इन्फ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन, तो इसके हो जाएंगे इन्फेक्शन हो गया, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना, फिलेट्स हो गया, थ्रोम्बोफिल्स हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद हेमाटोमा जो फॉर्मेशन होता है वो हो गया, ईयर एम्बोलिज्म हो गया, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। आगे देख लीजिए, उसके बाद है दोस्तों कि अति संवेदनशीलता के लक्षण, हाइपर सेंसिटिविटी। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रकट होना, खुजली होना, छींक आना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना,
चक्कर आना, बेचैनी होना, सांस लेने में तकलीफ होना। ठीक, आगे देख लीजिए, आगे दिया है कि हृदय धड़कन में वृद्धि होना, त्वचा का लाल हो जाना, जी मिचलाना, सिर दर्द आना, ये सब उसके लक्षण हैं। आगे देखते हैं रक्तदाब की कमी भी। ठीक है, अब देखिए निमोनिया के दौरान उत्पन्न लक्षण क्या क्या होगा। तो देखिए इसके द्वारा बुखार होना, सिरहन होना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, गले में खराश होना, खांसी होना, तेज सांस आना। ठीक, ये भी सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके लक्षण है। आगे दिया है व्याकुलता हो गया। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होना, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जैसे आप आवश्यकता से ज़्यादा जिम करने लगते हैं, मसल का प्रयोग करने लगते हैं, मसल जम जाता है। ठीक है, उस सिचुएशन में दर्द होने लगता है। हेम्पोटाइसिस हो जाना, थकान एवं कमजोरी होना। ठीक है, ये सब चीज़ है। उसके बाद यह यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण के दौरान उत्पन्न लक्षण। ठीक है, यहाँ पर खपन दिया है, तो देख लीजिए उसके लक्षण क्या क्या है। उसके हैं दोस्तों कि हृदय के माध्यम मध्य परत के इन्फ्लेमेशन जो होता है, ये माइक्रोक्रेडिट्स कहते हैं। ठीक है, और बार बार मूत्र त्याग करना, ये इसके लक्षण है। मूत्र त्याग की अति आवश्यकता से ज़्यादा पेशाब लगना। ठीक है, उसके बाद देखिए मूत्र त्याग के दौरान दर्द होना। ठीक है, कोई देखिएगा जब सुसु करने के दौरान ये सब चीज़ें होता है। हृदय का इन्फ्लेमेशन कार्डिटिस कहते हैं। ठीक है, हृदय का इन्फ्लेमेशन। उसके बाद है कि जब हाइपरटेंशन किसी अन्य बीमारी के कारण हुई हो तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों कि उसके बाद दिया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का अर्थ होता है हार्डेनिंग ऑफ आर्टरीज। ठीक है, अब क्या होता है ये देखिए, तो दिया है मूत्र त्याग के समय जलन होना, जो ऊपर में हम लोग बात कर रहे थे, यानी कम मात्रा में मूत्र त्याग होना। ठीक है, उसके बाद यह है कि लोअर एबडोमेन एवं बैक पेन। उसके बाद फेवर, यहाँ से कम प्रश्न बनते हैं, हालांकि आप नॉलेज के लिए इसे एम्पेयर कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि WBC का पूरा नाम क्या है, तो वाइट ब्लड सेल होता है, और एक सामान्य वयस्क में WBC की संख्या जो होती है 4000 से 11000 मैक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि टॉन्सिलिटिस जो होता है, टॉन्सिलिटी का सबसे सामान्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है टॉन्सिलिटिस का सबसे सामान्य कारण है। ये जीवाणु का नाम याद रखिएगा। उसके बाद टॉन्सिल का सूज जाना टॉन्सिलिटी कहलाता है। इसका मुख्य उपचार नमक के पानी के साथ गरगरा करना, एंटीबायोटिक लेना, दर्द हेतु पैरासीटामोल लेना, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ ग्रहण करना, ये सब होता है। उसके बाद देखिए कि नसल जो मोक्सा होता है उसमें सूजन होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, हिंटीज कहलाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कुछ कि जो नसल बोन्स की कैविटी होता है उसमें सूजन हो जाता है। ठीक है, साइनोसिटिस कहलाता है। एपिस्टैक्सिस का अर्थ होता है खून बहना। ठीक है, एयर वे को मेंटेन करने हेतु ट्रैकोस्टोमी की जाती है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टिश्यू के कोलैप्स में एटलिस दिया है, एटलैक्टिस कहते हैं। ठीक है, एटलैक्टिस कहते हैं। उसके बाद लंग्स में पॉस का एकत्रित होना, लंग्स एब्सकेस बोला जाता है उसको। अब ब्रेन जैसे हो गया, ब्रेन रेनकोमा जो होता है उसमें एंकफैटिस कहलाता है वो। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं। आगे देख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए जो ब्लड लॉस होता है, यहाँ से एक प्रश्न बनेंगे यहाँ तक। ठीक है, ब्लड लॉस जो होता है इसे जलने पर हाइपोवोलेमिक शॉक उत्पन्न होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक उत्पन्न होता है। और देखिएगा एबीजी एनालिसिस के लिए रक्त धमनी से लिया जाता है। ठीक, और जो मरमर होता है, मरमर एक असामान्य हर्ट साउंड होता है। ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, मरमर एक असामान्य हार्ट साउंड होता है, याद रखिएगा। और एक कॉन्शियस व्यक्ति के गैल्गोकोमा स्केल का कुल
15 योग होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए इम्पोर्टेंट है, जैसे अब जैसे किसी को गैस्ट्रिक होता है तो सबसे ज़्यादा उसमें देखिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा स्रावित होता है। ठीक, अब कॉलेरा हो गया तो कॉलेरा बीमारी में देखिएगा चावल जैसा पैखाना होता है जिसको स्टूल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और रक्त जमने जैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है सामान्य समय में 3 से 6 मिनट का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 3 से 6 मिनट। और ये पेशाब में चीनी की उपस्थिति जो होती है ये ग्लाइकोसोरिया कहलाता है। ठीक है, ग्लाइकोसोरिया। उसके बाद देखिए स्पोटम में हम देखें तो AFB एसिड फास्ट बेसिल जो होता है इसकी उपस्थिति से ट्यूबरकुलोसिस होने का संकेत होता है, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है, साइनोसिस उत्पन्न होता है। ठीक है, और 1 से 7 अगस्त के बीच स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, एंटी मलेरियल माह जून में होता है। आगे देख लेते हैं। आगे हैं इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट दोस्तों, कि नवजात शिशु में सामान्य नाड़ी का दर 130 से 140 प्रति मिनट होता है। ठीक है, अस्पताल के 2 बिस्तर के बीच आइडियल डिस्टेंस 4 फीट का होता है। उसके बाद है वर्ल्ड हैंडीकेप्ड डे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर ख़त्म हो गया, अभी हाल ही में 2024 में 3 दिसंबर को ये वर्ल्ड हैंडीकेप डे मनाया गया है। और NRHM याद रखिएगा, NRHM जो होता है इसकी स्थापना कब हुई तो 2005 में हुआ था। ठीक है, और एड्स दिवस सभी को मालूम है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, अभी मनाया गया था 2024 में 1 दिसंबर को। और काला जर का प्रभाव जो होता है बोन मैरो पर पड़ता है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि काला जर का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है तो बोन मैरो पर पड़ता है। ठीक है, तो MMR 9 महीने की उम्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। जो MMR होता है ये कितने महीने की उम्र में दिया जाता है तो 9 महीने की उम्र में दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए गोइटर के कारण आयोडीन की कमी से जो घेंघा होता है भाई, आयोडीन की कमी से होता है ना घेंघा रोग, वो दिया हुआ है ऊपर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो देखेंगे। जैसे हाइपोक्लाइमिया हो गया। ठीक है, हाइपोक्लाइमीमिया के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल का देखिएगा 50 mg/dl होता है। ठीक है, और डायबिटीज़ मिलिट्स के दौरान ब्लड ग्लूकोज खाने के पूर्व 126 mg/dl से ज़्यादा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के दौरान सामान्यतः जो होता है वो कोरोनरी आर्टरी प्रभावित होता है। इसके दौरान याद रखिएगा कोरोनरी आर्टरी होता है ये प्रभावित होता है। और इस्केमिया का अर्थ होता है अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति यानी खून की कमी। ठीक है, अब देखिएगा एंगीना पेक्टोरिस का महत्वपूर्ण लक्षण होता है सीने में दर्द। ठीक है, और वेन में देखिएगा क्लॉट का निर्माण जो होता है वो थ्रोम्बोसिस कहलाता है। और पेनफुल होता है मिक्टेशन को डिसूरिया कहते हैं, इसके दौरान जो होता है। ठीक है, और पेरिटोनल कैविटी में फ्लूइड का एकत्रित होना एस्केटिस कहलाता है, याद रखिएगा। और मेनिंग्स का मुख्य जो लक्षण होता है वो गर्दन में जकड़न होता है, बुखार तथा दौरा। ठीक है, ये क्या होता है सब इत्यादि होते हैं। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक या 2 प्रश्न हमेशा बनते हैं। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, बाकी नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए यूरिन में जो होता है दोस्तों, ठीक है, यूरिन में पस की उपस्थिति से प्यूरिया कहलाता है। ठीक है, और जो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यूरिन में पस की उपस्थिति प्यूरिया कहलाता है। ठीक है, और पीरियड्स होता है इसका अर्थ खुजली होता है, जिसे अटैचिंग बोलते हैं, इटचिंग बोलते हैं। ठीक है, और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट हो जाती है, याद रखिएगा। और गोट का कारण होता है हाइपर यूरिकेमिया होता है। ठीक है, गोट के कारण जो होता है, ठीक है, हाइपर यूरिकेमिया होता है। और बोन का संक्रमण जो होता है ओस्टियोमाइलाइट्स होता है, ओस्टियोमाइलाइट्स। ठीक है, ये बोन का संक्रमण कहलाता है। उसके बाद है ओस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक बोन
ये सब क्या है, डिजीज़ है। ठीक है। जब किसी व्यक्ति के स्वयं के शरीर के एक भाग से टिश्यू निकालकर दूसरे अंग में लगाया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, ऑटोग्राफ्ट याद रखिएगा। सबसे पहले दक्षिण कोरिया में शायद हुआ था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं। उसके बाद है डिओडेंडम का प्रथम भाग जो होता है ये पेप्टिक कर होता है। ठीक है, कॉमनसिन जो कॉमनेस्ट साइट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आगे दिया हुआ है दोस्तों कि डायबिटीज़ मिल्ट्स का 3 पी जो होता है, पॉलीडिप्सिया जो होता है, पॉलीफेजिया जो होता है और पॉलीएरिया जो होता है, ये 3 फेज होता है डायबिटीज़ का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, डायबिटीज़ का मैंने बता दिया 3 फेज होता है। उसके बाद डायबिटीज़ मेलिट्स का प्रमुख कारण है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से ही दोस्तों सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डायबिटीज़ जो मेलिट्स का प्रमुख कारण है, इंसुलिन में स्राव के कारण होता है। और एक्यूट रेनल फेलियर का प्रमुख लक्षण होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी होना। ठीक है, और जिसको साइनोसिस भी बोल सकते हैं। इसके कारण त्वचा क्या हो जाता है, नीला हो जाता है दोस्तों। और ब्लड का पीएच, अगर खून का पीएच पूछेगा तो 7.4, और पीएच हल्का क्या होता है, अल्कलाइन होने लगता है इसमें, याद रखिएगा। और जॉन्डिस की हम बात करें तो जॉन्डिस का प्रमुख लक्षण जो होता है दोस्तों, ये त्वचा एवं स्क्लेरा का पीलापन हो जाता है। ठीक है, और भूख की कमी, भूख नहीं लगता है। ठीक है और गहरे रंग का मूत्र होने लगता है इसमें, देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जॉन्डिस का प्रमुख लक्षण बता दिया, स्क्लेरा का पीलापन हो गया, भूख लगना, गहरे का मूत्र का त्याग करना होता है। ठीक है, उसके बाद यूरिन के साथ प्रोटीन का त्याग क्या होता है, प्रोटीनुरिया कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ईईजी जो होता है। ईईजी का उपयोग मूल रूप से मस्तिष्क के संबंधित बीमारियों के निदान हेतु किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है ये 98.4 फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में पूछता है तो 6.98 होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मेडिकल साइंस की वह शाखा जो औषधि और मानव शरीर पर उसके प्रभाव का अध्ययन करती है, वो फार्माकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है कि देखिए, ड्रग का शरीर में अवशोषण, वितरण, उपापचय मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उत्सर्जन, एक्सर्शन या अध्ययन, ये सब क्या कहलाता है, फार्माकोकिनेसिस कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। विज्ञान की वह है जिसके अंतर्गत ड्रग की कार्यविधि तथा मानव शरीर में उसके फार्माकोलॉजिकल प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम फार्माकोडायनामिक कहलाते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, यानी फार्माकोडायनामिक बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया फिर से आपका कि शरीर में ड्रग्स किडनी, इंटेस्टाइन, ब्रेस्ट मिल्क, स्लीवा, स्वीट और बाइल के द्वारा उत्सर्जित की जाती है, याद रखिएगा। तरल रूप से किसी औषधि को बॉडी कैविटी में रखना इंस्टॉलेशन कहलाता है, और घर्षण के माध्यम से किसी ड्रग को त्वचा पर इस्तेमाल करना इनक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ऐसे नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न वह पदार्थ जिसे जीवाणु को मारने या उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। ठीक, और यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं। आगे देख लीजिए, पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। दर्द के निवारण हेतु एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है, एनाल्जेसिक दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एनाल्जेसिक दिया जाता है दर्द के निवारण हेतु। ठीक, उसके बाद है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए स्किन तथा नीडल के बीच का कोण 15 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में बार बार। उसके बाद है कि इंट्रामस्कुलर रूट से अधिकतम दवा की मात्रा जो है वो 5 ml दी जाती है। ठीक है, 5 ml दी जाती है, याद रखिएगा, पूछा गया है।
जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये आपका अब कर्तव्य बनता है कि आप इसे रिवीजन करें, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछा जाता है कि इंट्रा आर्टिकुलर रूट द्वारा ज्वाइंट में इंजेक्शन से दवा दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। उसके बाद है कि अचेत रोगी, ठीक है, अचेत रोगी में दवा देने के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन सबसे उपयुक्त मार्ग है। याद रखिएगा, इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इंजेक्शन लगाने हेतु साइट का चयन निम्न बातों पर निर्भर किया जाता है। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका, इसमें देख लेते हैं हम दवा दी जाने वाली मार्ग पर, दवा की मात्रा एवं दवा के चरित्र पर। इसमें एंजाइलिटिक्स दवा तनाव जो होता है, मतलब तनाव में दिया जाता है, ठीक है, दूर करने में काम आता है और इससे कम भी हो जाता है तनाव दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ड्यूरेटिक्स दवा जो होता है यूरिन आउटपुट को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक। और इसमें देखिए एंथिलिमेनिटिस जो होता है कृमियों को नष्ट करने तथा बाहर निकालने के उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। एंटी कॉन्वल्सनिट्स ड्रग जो होता है इसके उपयोग में इपिलिप्स के मरीजों में कन्वल्सन को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का उपयोग लेबर इंड्यूस करने में और पीपीसी कंट्रोल करने में तथा मिल्क इंजेक्शन को इंड्यूस करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसे 2 से 3-4 बार आप रिविजन कर लीजिएगा, बहुत ही मददगार होगा दोस्तों, ठीक। उसके बाद देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए स्टेटस एपिलेप्टिक्स के रोग के लिए ड्रग जो होता है चॉइस चौथा डोज जो होता है, ठीक है, चौथा। उसके बाद है कि उसके बाद सबक्यूटेनस इंजेक्शन देने के लिए स्किन तथा नीडल के बीच का एंगल जो होता है ये 45 से 90 डिग्री होता है, ठीक है। ब्रोंकोडिलेटर का उपयोग ब्रोंकिलोक्स और डिलेटेशन हेतु करने में किया जाता है, ठीक। आगे देख लीजिएगा, आगे देखते हैं कि जो पेंसिलिन का सबसे होता है वो कॉमन टॉक्सी इफेक्ट अति संवेदनशीलता होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है कि मैनिटेंटल जो कैरिबरल होता है इडेमा को सबसे क्या करता है, ये कम करता है। याद रखिएगा स्टेट का शाब्दिक अर्थ तुरंत होता है मेडिकल के फील्ड में। आगे देख लीजिए, आगे जो है जहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद है कि फर्स्ट एड, तो एक ऐसा प्रारंभिक उपचार है जो किसी चोटग्रस्त व्यक्ति या आकस्मिक बीमारी से उत्पन्न गंभीर अवस्था में रोगी को चिकित्सीय सहायता हेतु पहुंचाने में क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, ठीक। आगे देख लीजिए, आगे है शॉक। देखिए शॉक के दौरान रोगी को आरामदायक वातावरण में लिटा देना चाहिए और साथ ही सिर वाले भाग जो होता है पैरों वाले भाग की तुलना में हल्का या नीचे रखे ताकि जैविक अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। किसी जैसे दबाव या चोट के कारण हड्डी की सामान्य निरंतरता को बाधित हो जाना, अस्थि भंग हो जाना, ये सब कहलाता है, ठीक है। अस्थि भंग हो जाना कहलाता है, जैसे किसी चोट के कारण हड्डी में कोई बाधित हो गया, टूट जाना, ठीक है, तो उसी को अस्थि बाधित कहलाता है। सीपीआरएम का फुल फॉर्म होता है, पूछा है, कार्डियो पल्मोनरी, ये होता है रिसस्टेशन, ठीक है, रिसस्टेशन होता है। उसके बाद सीपीआर में शामिल है क्या, तो कृत्रिम ऑक्सीजन देना और श्वसन मार्ग को साफ करना, ठीक है। चेस्ट कंप्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, रिसस्टेशन जो होता है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा गया है रिसस्टेशन, ठीक। तो हमारा ये पहला चैप्टर दोस्तों अब समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से इसे पढ़े होंगे, समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो अब एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो मिलेंगे फिर। अब इसे अच्छा से कर लीजिएगा क्योंकि हम टेस्ट जो भी होगा सब लाइव ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप इसे अच्छा से देखेंगे, 2 से 3 बार करेंगे, ठीक है, तो आपको सेट बनाने में मज़ा आएगा, समझ में आएगा। छूटे रहेंगे, आधे अधूरा करेंगे तो फिर आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। हालांकि एमसीक्यू से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं। मिलते हैं नए क्लास में, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए।